मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको पाठ 1 संसाधन एवं विकास आपको मैं करा रही हूँ। अब हमने इसमें पिछली बार हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था कि संसाधन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब उसके आपने उसमें पढ़ लिया होगा, नोट बना लिए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मृदा। मृदा मीन्स मिट्टी। जैसे कि आप जानते हो कि मिट्टी जिसमें फसल पौधे मृदा के आधार पर ही हमारे जो पौधे हैं वो उगते हैं। तो मृदा एक, जिसकी डेफिनेशन मृदा है ना, एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन है। मतलब एक नवीकरणीय संसाधन है मृदा, और इसमें जो पोषक तत्व बनते हैं ना, उससे हमारे पौधे या फसल उत्पादन होती है। अच्छी मृदा होगी तो हमारे फसल भी हमारी अच्छी होगी। और इसको बनने में कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा जो बनती है उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं, उच्चावच मतलब तापमान कैसा होना चाहिए, किस तरह की वहाँ की मतलब टेम्परेचर है, तापमान है, जलवायु वहाँ की कैसी होनी चाहिए उस जगह की जहाँ हम उस फसल को कर रहे हैं, और उसमें शैल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं, उससे ही हमारी फसल अच्छी होती है। तो ये हमारा हो गया मृदा। तो अब हम आगे देखेंगे कि मृदा का वर्गीकरण, मृदा को हमने कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो मृदा को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहली हमारी आती है जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा, जैसे आपने देखा है कि जलोढ़ मृदा हमारे उत्तरी भारत में पूरी तरह से, मतलब आधे से ज़्यादा उत्तरी भाग में हमारे जलोढ़ मृदा फैली हुई है। और भारत के उत्तरी पश्चिमी, जो हमारे उत्तरी पश्चिमी भाग है भारत का, दक्कन के पठार में, उसमें ये जलोढ़ मात्रा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और जलोढ़ मृदा हमारे जो मृदा है, मिट्टी है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मृदा है हमारी जलोढ़ मृदा। और अब जैसे कि आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल 32,86,988 किलोमीटर हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है, उसमें मतलब समथिंग 22% भाग उसमें जलोढ़ मृदा ही हमारी भारत के उसमें क्षेत्रफल में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। ये मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो अब जलोढ़ मृदा कैसे बनती है? जलोढ़ मृदा सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा, सिंधु ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेपों के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र हमारी 2 नदियाँ हैं, उनके द्वारा जो निक्षेप, जो मिट्टी आती है बहकर, उनके द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अब हम जलोढ़ मृदा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांट सकते हैं, मतलब एक हो गई हमारी बांगर यानी पुरानी मृदा, हम उसको पुरानी मृदा बोलते हैं, और दूसरी हो गई हमारी खादर। खादर मीन्स नई मृदा। नई मृदा, जैसे पुरानी मृदा होती है ना, तो जैसे पुरानी होती है कि जैसे हमारे घर में जैसे कोई कबाड़ होता है तो हम उसको बांगर बोलते हैं, जैसे हम कबाड़े को दे देंगे सामान, उस तरह से ना ये बांगर मृदा होती है। और इसकी जो पहचान होती है वो एक, इसके बड़े बड़े कण होते हैं जो मृदा के होते हैं। पहचान इसकी होती है कि इसके बड़े बड़े कण होते हैं, कंकरीली होती है ये मृदा, और इसको हम बांगर मृदा कहते हैं। अब हमारी सेकेंड आती है खादर मृदा। खादर मृदा यानी नवीन मिट्टी, नई मृदा। इसकी पहचान होती है कि इसके कण जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और एक बालू जैसे होते हैं इसको, और ये नई मृदा होती है, और ये उपजाऊ में सबसे अच्छी होती है। सबसे अच्छी फसल इस पे खादर मृदा में होती है। तो ये हमने अभी जाना कि ये इसको जलोढ़ मृदा के बारे में अभी मैंने आपको जानकारी दी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट जो मृदा है, नेक्स्ट मृदा है हमारी काली मृदा। काली मृदा, जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं काली, तो इसका रंग होता है काला।
इसका रंग काला होता है और इसको हम रेगर मृदा भी कहते हैं। रेगर मृदा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दक्कन के पठार में भी ये लावा के द्वारा, दक्कन के पठार में ये फैली हुई होती है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती है काली मृदा, और ये लावा के द्वारा ये मृदा वहाँ उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, इसमें फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो सबसे कम होती है। फास्फोरस की मात्रा कम होती है और गीली होने पर इसकी पहचान क्या है, जब ये गीली हो जाती है ना तो ये चिपचिपी मृदा ये हो जाती है, बन जाती है। और ये मृदा कपास की जो खेती होती है उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि ये मतलब मृदा होती है। कपास की खेती इसमें बहुत अच्छी होती है और ये हमारे जो उत्पादन क्षेत्र हैं ये कहाँ पाई जाती है, ये कपास की मृदा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि मतलब इन मध्य प्रदेश इन आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और इसमें ना इसमें जो खेती हमारी होती है कपास की खेती सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी हमारी कपास की खेती होती है। अभी मैंने आपको जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में बताया, अब आप इसको नोट कर लो और अभी फिर मैं आपको इसको नेक्स्ट बताती हूँ आगे मृदा के बारे में। बेटा आपने अभी मैंने आपको बताया था पिछली उसमें दो मृदा के बारे में बताया था आपको, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट जो मृदा के बारे में आते हैं, लाल और पीली मृदा। इसको लाल पीली मृदा बोलते हैं, लाल पीली मृदा। जैसे कि लाल पीली मृदा ये कम वर्षा वाले, जहाँ बारिश कम होती है, वर्षा कम होती है, उन क्षेत्रों में ये लाल पीली मृदा पाई जाती है। अब जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है ना कि इसका रंग लाल होता है, जैसे लाल है तो लाल होता है, और ये आग्नेय चट्टानों में लौह धातु के कारण ये आपकी मृदा लाल मृदा बनती है। और पता है इसका क्या होता है, इसकी पहचान एक क्या होती है कि पानी, जैसे हम इसको पानी मिला देते हैं ना, तो पानी मिलाने पर इसका जो रंग है वो पीला हो जाता है। वैसे तो वो लाल होती है, लेकिन यदि हम उसको गीला कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो ये इसका रंग जो है वो पीला हो जाता है। इसलिए इसको हम लाल पीली मृदा के नाम से जानते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। अब ये पता है क्या है, ये किन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि जैसे इन क्षेत्रों में ये लाल पीली मृदा पाई जाती है। अब इसमें जो फसलें बोई जाती हैं, फसलें इसमें दालें हैं, कई विभिन्न प्रकार की दालें होती हैं और मोटे अनाज हैं, उसमें हम इसका उत्पादन करते हैं, इन फसलों का उत्पादन करते हैं। तो ये आपकी लाल पीली मृदा हो गई। अब हमारी नेक्स्ट आती है लैटराइट मृदा। अब देखिए लैटराइट मृदा क्या होता है। लैटराइट मृदा ये ग्रीक भाषा से हमने इस शब्द को निकाला है, ग्रीक भाषा से शब्द निकला। इसका अर्थ होता है ईंट, और जो ईंट होती है ना, इससे ये मकान, जो ईंट जैसे आप नाम से ही जान रहे हो कि ये ईंट है, तो ये ईंट इससे बनती हैं। तो ये हमारी ज़्यादातर इसको मकान बनाने में या कोई भी मतलब बिल्डिंग बनाने में इसको ईंटों का प्रयोग होता है। और ये जो लैटराइट जो मृदा आपकी पाई जाती है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई तापमान होता है, इसका उच्च तापमान होता है, और ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा भी इसमें बहुत कम होती है, और मतलब एक ये आप ये जानो कि ये एक उपजाऊ इतनी नहीं होती है, इतनी उपजाऊ नहीं होती है। और हम इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें खाद डालकर, उर्वरक डालकर इसको हम उपजाऊ युक्त इसको बनाते हैं। और इसमें सिंचाई की भी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इसको ज़रूरत होती है, इस मृदा को उपजाऊ फसल को उगाने के लिए। अब ये देखो ये किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में इस मृदा का उत्पादन होता है। अब इसमें फसल कौन सी पाई जाती है। अब इसमें देखो विभिन्न प्रकार की हम जैसे फसल उगाते हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, काजू है, इन फसलों का उसमें उत्पादन होता है। चाय, काजू आदि इसमें हम फसल को उगाते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट मृदा जो आती है वो होती है
मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जैसे कि नाम से ये कि रेतीली मृदा, ये एक रेतीली मृदा होती है और ये राजस्थान में ज़्यादातर ये पाई जाती है। इसमें लवणीय मात्रा और इसका टेम्परेचर होता है वो भी बहुत हाई होता है। वहाँ राजस्थान में का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो हाई होता है। ह्यूमस की मात्रा भी वहाँ बहुत कम उसमें पाई जाती है मृदा में। और इसमें जब हम खेती करेंगे तो इसमें सिंचाई की मात्रा, सिंचाई की बहुत ज़्यादा इसमें खेती में ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ये मृदा आपकी मरुस्थलीय मृदा हो गई, ये राजस्थान में मोस्टली होती है। अब नेक्स्ट मृदा जो हमारी आती है वो होती है वन मृदा। जैसे कि नाम से ही पता है कि वन मृदा यानी ये पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये मृदा पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है और ये नदी घाटी के सिल्ट द्वारा इसका उत्पादन होता है। नदी घाटी में ये जो मृदा बनती है और ये उपजाऊ होती है। और ऊपरी ढालों में इसकी पहचान होती है कि छोटे कण इसके होते हैं। अब ये मैंने आपको इसमें ये सारी मृदाओं के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि मृदा का अपरदन कैसे होता है और हम उसको किस तरह से उसका संरक्षण यानी हम उपाय उसका कर सकते हैं। अभी आप इसको नोट करिए, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे। देखिए बेटा, अब हम नेक्स्ट जो आते हैं वो अब हमारा होता है मृदा अपरदन। अभी हमने मृदाओं के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन किस तरह से होता है। मृदा का कटाव और बहाव की प्रक्रिया के द्वारा मृदा का अपरदन होता है। और ये इसका मतलब हम इसको किस तरह से बचा सकते हैं, मृदा अपरदन को हम किस तरह से बचा सकते हैं कि हम इसका उपाय जो है हम इसको उपाय ढूंढेंगे इसका। जैसे हम सीढ़ीदार खेत लगाएंगे, रक्षक मेखला की तरह एक खेत लगाएंगे, पंक्तिदार पेड़ लगाकर, और इसमें जो हम भूमि का जो हम हल चलाएंगे, भूमि को उपजाऊ बनाएंगे, उसमें बहुत अच्छी तरह उसमें हल चलाकर हम इसको मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। तो अब जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती ना, जिसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, उसको बैंड लैंड यानी उत्खात भूमि के नाम से हम जानते हैं। और चंबल बेसिन में इसे हम खड्ड भूमि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमें मृदा के अपरदन को रोकना बहुत जरूरी है। और इस तरह से अब देखो, अभी हमारा चैप्टर पूरी तरह से आपने समझ लिया होगा, बहुत अच्छी तरह से हमने आपको समझाया है। अब मैं आपको नीचे इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं दे देती हूँ, और आप लिंक उसमें मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखो और मैं आपको लिंक भेज दूँगी। बहुत ध्यान से आप उस क्वेश्चन आंसर को पढ़ना। थैंक यू बेटा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।